नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करते हैं शेयर कैपिटल वाली जो कंपनियां होती हैं उनमें अंशों का क्या रोल होता है, अंश किसे कहते हैं, अंश क्या होता है, उस पर बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। अंश पूंजी वाली कंपनी में जो अंश होते हैं उस जो एथोराइज्ड कैपिटल होती है या अंश पूंजी वाली जो कंपनी होती है या कैपिटल होती है उसका जो एक हिस्सा होता है, एक टुकड़ा होता है, एक छोटे से भाग में विभक्त होता है, उसी को अंश के नाम से हम जान सकते हैं। अंश पूंजी वाली कंपनी की पूंजी को एक निश्चित धनराशि के हिस्सों में विभक्त कर दिया जाता है, उसे अंश कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे अंश कितने प्रकार के हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बात हम करते हैं शेयर होल्डर्स की या अंशों की, दोनों ही एक हैं। एक हमारे पास होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, या एक होते हैं हमारे पास प्रेफरेंस शेयर और एक होते हैं इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर क्या है या इक्विटी शेयर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की, बात कर लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर में हमारे पास कौन कौन से अंश हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हम किसको कहते हैं, पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। कम्युलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं हमारे पास, इसमें प्रायोरिटी होती है और ये सबसे अच्छे जो है प्रेफरेंस शेयर माने जाते हैं, क्योंकि इसमें निर्धारित, जैसे पहले बताया गया है कि इसमें निर्धारित दर से जो है डिविडेंड दिया जाता है। कई बार क्या होता है, कंपनी को जो है प्रतिवर्ष लाभ नहीं होता है। जब लाभ नहीं होता है तो क्या करते हैं, उस साल उसको लाभ नहीं मिलेगा, अगले साल कंपनी को लाभ हो गया, तो लाभ हुआ अगले साल, तो जो पिछले साल का मान लीजिए 14% जो आपका डिविडेंड था जो आपको नहीं मिला था, वो इस साल मिलाकर के आपको 14% मिलेगा। मान लीजिए 2 साल 3 साल भी नहीं मिला है, तो वो जब भी लाभ मिलेगा उस सारे पिछले सालों की जोड़ करके उसको जो है वो लाभ प्रदान कर दिया जाता है और उसको लाभ दे दिया जाता है। इसके जस्ट उल्टा हमारे पास होता है नॉन कम्युलेटिव। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जिस साल अगर जो लाभ नहीं हुआ है तो उस साल का उस दिन लाभ नहीं मिलेगा, जब लाभ होगा उसी साल का उसको लाभ का यानी कि डिविडेंड की परसेंटेज के आधार पर उसको दान किया जाता है, उसको दिया जाता है। तो ये हमारे जो है ये इम्पोर्टेंट होता है कि मेन हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये है। दूसरा हमारे पास होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं जो है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील से मतलब हमारा क्या होता है, परिवर्तनशील प्रेफरेंस शेयर वो कहलाते हैं, मतलब एक निश्चित समय के पश्चात 5 साल के बाद या 10 साल के बाद एक ऐसे पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है या इस तरीके के पहले ही से शेयर इशू किए जाते हैं कि उसको बाद में जो है इक्विटी शेयर में ट्रांसफर यानी कि बदला जा सकता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके के शेयर होते हैं, तो ये इसको हम कन्वर्टेबल शेयर के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके जस्ट उल्टा हमारे पास नॉन कन्वर्टेबल शेयर, इसमें ऐसा नहीं होता है कि ये चाहे 5 साल के बाद उसमें ऐसा एग्रीमेंट अगर नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल अगर है तो उसमें उसका जो है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स में उसको चेंज नहीं कराया जा सकता है। एक हमारे पास ये होते हैं लिमिटेबल जो प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास फिक्स टाइम पीरियड के लिए इसको इशू कराया जाता है। फिक्स टाइम पीरियड से क्या मतलब है इसका, मान लीजिए 10 साल के लिए ये हमने शेयर जो है इशू करें, 10 साल के बाद उससे 10 साल तक उसको जो है प्रति वर्ष जो है डिविडेंड उस परसेंटेज के आधार पर उसको मिलता रहेगा। लेकिन 10 साल के बाद वो जितने शेयर पे जितने पैसे का शेयर का जो मुद्रित मूल्य था उसी के आधार पर वो पेमेंट उसको वापस कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, यानी कि अर्थात एक कंपनी उसको पुनः खरीद लेती है, उस व्यक्ति से वो खुद खरीद लेगी अपने एक टाइम पीरियड के बाद। लेकिन 10 साल 5 साल 20 साल जो भी है उसको हम ये कह सकते हैं। तो ये फिक्स टाइम के बाद इसको दिया जाता है, ये एक टाइम पीरियड के लिए होता है।
नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, इसमें अंदर कोई लिमिट नहीं होती है, इसके अंदर कोई टाइम नहीं होता, जब तक कंपनी चलती रहती है, जब तक जो है वो सिर्फ उसका जो है लाभांश की दर से उसको भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन भारतवर्ष में हमारे जो है इस तरीके के चलन का अब नहीं है। 1956 एक्ट के बाद संशोधन एक्ट हमारा 2013 आया, उसके अंदर ऐसे वाले जो है शेयर की कोई भी गुंजाइश नहीं रही है। उसके अंदर जो है हमारे फिक्स टाइम पीरियड वाले हैं, मैक्सिमम उसमें भी टाइम लिया हुआ है, तो जो 20 साल तक ही जो है उसको किया जा सकेगा, 20 साल के बाद उसको रिफंड करना ही होगा। हमारे कुछ होते हैं पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये अच्छे शेयर होते हैं, जिसमें पहले से एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी और जो है शेयर होल्डर्स के बीच में। यदि कॉमन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की दर बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो जितनी दर उसको बढ़ रही है, जितनी परसेंटेज के आधार पर इसको प्लस 14%, जैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, उसके आधार पर 14 तो हम देंगे ही, प्लस 2% इसका बढ़ जाता है, तो 2% जो है इसको और अतिरिक्त मिलेगा। यानी कि इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जहां 14% तो फिक्स है ही, 14% के बाद भी 2% और एक्स्ट्रा अगर मिलता है कॉमन शेयर को मिलेगा, तो इसको भी मिलेगा। ये इसके अंतर्गत ये फायदा होता है। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उसमें भले कितना बढ़ जाए उसको, उसके लिए फिक्स 14% है, तो 14% है तो 14% मिलेगा, उससे आगे उसमें हम नहीं जा सकते। एक होते हैं देखिए कॉलेबल, कॉल याचनाएं के अकॉर्डिंग है कि मान लीजिए कंपनी ने जो है उससे कॉन्टेक्ट हो गया, उसने शेयर बेच दिए हैं, 10 साल के लिए 20 साल के लिए बेच दिए हैं, और जो है कंपनी के जो शेयर के रेट हैं वो काफी अप हो गए हैं, यानी कि बढ़ गए हैं, काफी हो गए हैं। अब कंपनी चाहती है कि हम जो है इनको 14% ना दें और अब हम इनसे परचेज कर लें, दोबारा परचेज करें, तो कंपनी जो है उसको कॉल कर सकती है कि भाई आप जो है अपने शेयर देना चाहते हो तो आप हमें दे दो, लेकिन उसका रेट हम जो है आपको 100 रुपए का दिया गया था, अब अगर हम 150 रुपए के रेट है तो अब 150 रुपए में आप हमें दे दो। यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहेगा तो दे देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। तो उसके अंदर एक ऐसे कॉल की जाती है कंपनी के द्वारा कि उन्हें, यानी कि कंपनी उसको परचेज करने के लिए तैयार हो जाती है। होता है क्या है वास्तव में, शुरू में जो है जो हमारे जो उसकी रेट होती है, मार्केट रेट वैल्यू जो होती है वो कम होती है। जैसे जैसे कंपनी की क्रेडिट अच्छी हो जाएगी, जैसे जैसे जो डिविडेंड बढ़ते चले जाएंगे, लाभ बढ़ते चले जाएंगे, तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, उसके जो हमारी जो वैल्यू बढ़ जाती है शेयर की, मार्केट में शेयर वैल्यू जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाएगी। एक्चुअली में जो हमारे जो है इक्विटी शेयर को सबसे ज्यादा जो फायदा होता है इसी में होता है, वो डिविडेंड पे निर्धारित नहीं होते हैं ज्यादा, वो इसके ऊपर ही आधारित होते हैं, उसको हम ये कहते हैं। तो ये कॉलेबल होते हैं। इसी से मिलते जुलते एक हमारे जो है, जो कंपनी चाहती है कि अपना जो है रिस्क कम से कम हो, तो ऐसी पोजीशन होगी कम से कम होगी तो वो एडजस्टेबल प्रेफरेंस शेयर को जारी करते हैं। तो वो क्या होता है कि उसके अंदर जो है हमारे जो बैंक हैं या जो आरबीआई है, एसबीआई है, या हमारा लंदन इंट्रो बैंक ऑफर रेट है, इसके आधार पर उनका जो है डिविडेंड निर्धारित करते हैं। मान लीजिए उसका जो है एसबीआई का एमसीएलआर, जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट के नाम से हम जानते हैं, तो ये हमारे पास जो भी 5% चल रहा है, तो 5% पे कंपनी कहती है हम 5% और दे देंगे। अगर ये डाउन हो जाएगा तो इसी के आधार पे डाउन हो जाएगा। फिर मान लीजिए ये अगर 3% रह जाता है, 3 + 5 यानी कि 7% हो जाता है। इसी तरीके से आरबीआई का रेपो होता है, इसके आधार पे कुछ कंपनियां करती हैं, कुछ हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास करती हैं ये लिबोर के नाम से, लंदन इंट्रो बैंक ऑफर रेट वो करती हैं। इसमें मान लीजिए इसका जो भी रेट 4% मोस्टली चल रहा है, जैसे 4% + 4% अगर दे देते हैं तो ये 8% पे ये होता है। तो ये एडजस्ट है, यानी कम और ज्यादा होते रहते हैं। अगर इसके रेट बढ़ जाएंगे तो उसके भी बढ़ जाएंगे, उसके डाउन हो जाएंगे उसके भी डाउन हो जाएंगे। तो सामान्यतः ऐसा होता है। तो ये हमारे पास जो है प्रेफरेंस शेयर के नाम से हमने बताया आपके कितने चेंजेस हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास इक्विटी शेयर क्या होते हैं। इक्विटी शेयर की हमारे पास कौन सी चीजें होती हैं, इनके राइट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होता है जो हमारा प्रबंध संचालन है कंपनी का,
उसके अंदर ये भागीदार। और जो है कंपनी के जो डायरेक्टर बनते हैं वो खुद भी बन सकते हैं और दूसरे को बनाने में भी सहयोग कर सकते हैं, यानी कि वोटिंग दे सकते हैं। इनको वोट देने का अधिकार होता है। जो प्रबंध संचालन होता है, उसका मैनेजमेंट होता है हमारे कंपनी का, उसको मैनेजमेंट में अपना भाग लेने का अधिकार होता है। और बहुत सारे जो है मेन कंपनी की जस्ट लाइक की ऑनर माने जाते हैं, जैसे हम अपना घर का काम जाता है, उसके बाद जो पैसा बचता है तो उसको जो है उसी रेशियो में इक्विटी शेयर को मिलता है। दूसरा क्या होता है, जब कंपनी का जो इंसॉल्वेंसी हो जाती है, कंपनी का विघटन हो जाता है, कंपनी का समापन होता है, तो पहले जो लोन्स वगैरह फंड्स वगैरह उनको देने के पश्चात जो पैसा बचता है सबसे पहले जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। उसके बाद यदि कोई बचता है तो इसको मिलता है। तो सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। जब कंपनी की इंसॉल्वेंसी हो जाती है, ड्यूज इतने हो जाते हैं कि वो कई बार तो न प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिल पाता है, न इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल पाता है। तो ऐसी पोजीशन भी आ जाती है, लेकिन फिर भी इसमें रिस्क बना रहता है। कई बार इसमें बड़े फायदे भी होते हैं। फायदे क्या होता है, जब रेट ऑफ जो इसका जो बढ़ जाता है, हमारा जो मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है शेयर की, कई बार हमारे 10 रुपए वाला शेयर जो है हजारों रुपए में पहुंच जाता है। तो ऐसी पोजीशन हो जाती है, तो इनको कई बार इनको फायदे भी मिलते हैं। इस तरीके से ये आपको बताया गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है इश्यू ऑफ शेयर, यानी कि शेयर को हम किस प्रकार से जो है इश्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, जो कंपनी के उच्च अधिकारी होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के सेक्रेटरीज होते हैं, एक प्राइमरी डिसीजन लेते हैं। प्राइमरी डिसीजन से मतलब क्या होता है कि हमें जो है कितने शेयर इशू करने हैं, कौन कौन से शेयर इशू करने हैं, इक्विटी शेयर कितने करने हैं, प्रेफरेंस शेयर कितने करने हैं। प्रेफरेंस शेयर में भी अभी मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स बताए, उसके अंदर जो है कौन कौन सा उनको इशू कराना है। तो वो इस तरीके होता है। खास तौर से जो प्रेफरेंस शेयर किसी इंस्टीट्यूशनल को ज्यादा दिए जाते हैं, लेकिन वो भी सारा डिसीजन ले लिया जाता है किस किस को कितने कितने देने होते हैं। हमारे पास होता है जब इश्यू करते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कंसेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। जब हम इसको इशू करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें एक अनुमति लेनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं पूंजी नियंत्रक से अनुमति लेना। तो पूंजी नियंत्रक से अनुमति जो ली जाती है, तो वो जो है 25 लाख रुपए से अधिक कैपिटल होती है, वहां पर इसको लागू किया जाता है। लेकिन एक जो निजी कंपनी, जिसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जानते हैं हम, बीमा कंपनी होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, और जो है हमारी सरकारी कंपनी होती हैं, उनको जो है इसकी अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिसके 25 लाख रुपए से भी अधिक कैपिटल है, लेकिन ये निम्नलिखित शर्तें जो है हमारी वो पूरी कर रही है, तब भी जो है उसकी जो है जो अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है। जैसे हमारे पास जो है लोन है और इक्विटी है, उसका जो है रेशियो जो होना चाहिए 2:1 का अनुपात है, तो उसको भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, भले चाहे उसकी 25 लाख रुपए से अधिक कैपिटल क्यों ना हो। दूसरा जो है हमारे पास इक्विटी शेयर आदि जो प्रेफरेंस शेयर है, उनका जो रेशियो होना चाहिए, उनका जो अनुपात होना चाहिए 3:1 है, तब भी उसको इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा हमारे पास आ जाता है जो हमने जो शेयर इशू किए हैं उसका जो प्रिंटिंग मूल्य है, मुद्रित जो है हमारे पास मूल्य है, उस पर जारी किए गए हैं, उस पर यानी कि उससे कम या ज्यादा नहीं किए गए हों, तो उस पर किए गए तब भी 25 लाख रुपए से अधिक वाली पे हमारा इसका जो है अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो इसका जो भुगतान है, जो हमारे शेयर जो उसका अलॉटमेंट जब करते हैं, उसका भुगतान लेते हैं, तो उसकी कॉल्स होती हैं, उसकी याचनाएं जो होती हैं, वो 5 साल के अंदर अंदर उसका भुगतान हो रहा हो, 5 साल से अधिक नहीं हो रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी जो है उसको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा क्या है कि पूर्वाधिकार, जिसको प्रेफरेंस शेयर के नाम से हम जानते हैं, उसकी लाभांश की दर 9.5 से अधिक न हो। इसी तरीके से जो डिबेंचर्स होते हैं हमारे, उसकी ब्याज की दर जो है 7.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी परिस्थितियां हैं तो उसमें जो है उसको 25 लाख रुपए से अधिक कैपिटल वाले को इसके लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये हमारे पास जो होता है उसको बोलते हैं पूंजी नियंत्रक की अनुमति प्राप्त करना। तो ये हमारा जो है
जो फरवरी 1966 के अंतर्गत जो चेंजेस आए थे, उसके अंतर्गत ये माना गया था कि 25 लाख रुपए से अधिक हैं तो पूंजी नियंत्रक से अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता, बशर्ते वो निम्नलिखित शर्तें पूरी कर रहे हों। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्टेक्ट विद अंडरराइटर्स एंड ब्रोकर्स। जो हमारे जो होते हैं कि शेयर बेचने के लिए हमें मार्केट में जाना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे जो हमारे अंडरराइटर्स होते हैं, जिसको आप ब्रोकर के नाम से जानते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, दलालों के नाम से जाने जाते हैं, कि हम अपने शेयर वहाँ पर बेचने के लिए जाएं। तो वहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, उनसे हम कांटेक्ट करेंगे, उनके जो है हम जो है व्यवसाय पैसे देखेंगे, उनकी हैसियत देखेंगे, हैसियत देखने के बाद ही हम उनसे कांटेक्ट निर्धारित करते हैं। ये होते क्या है कि ये जस्ट लाइक जैसे हमारी किसी आड़त में या किसी मंडी में जो हमारे पास बैठे रहते हैं, वो उसी तरीके से बिल्कुल ये होता है कि हम आड़त पे जाते हैं, जाने के बाद अपना जो है अनाज लेके गए तो वो बिकवाने की जो है जिम्मेदारी लेता है। यदि नहीं बिकता है वो अनाज तो क्या होता है, वो स्वयं परचेज करने की भी जिम्मेदारी लेता है। तो द सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि अंडरराइटर्स के पास हम जाते हैं तो वहां पर जो है हमारे शेयर और डिबेंचर्स को वो बिकवाने के लिए गारंटी लेते हैं कि भाई हम बिकवाएंगे, लेकिन मुफ्त में कोई काम नहीं होता है। मुफ्त में कोई काम नहीं होता तो उस पर क्या चाहिए उनको जो है उनको कमीशन चाहिए। लेकिन कमीशन भी चाहिए तो कमीशन कितना होना चाहिए, ऐसा नहीं हम मनमाफी कमीशन उनको दे दें या अपना कोई कुछ ना गोलमोल कर लें। तो उसके लिए कमीशन का अंकित मूल्य जो है वो जो है हमारे पास अंशों का अंकित मूल्य जो होता है उसमें 5% और डिवेंचर्स पर 2.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस पे कम से कम इतना ही उसको देते हैं और ये हमारा होता है। तो इसके आधार पर ये हमारे अंडरराइटर्स की नियुक्ति की जाती है। फिर होता है हमारे पास ही बहुत महत्वपूर्ण होता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंक का। तो सारे जो भी लेन देन हम करते हैं, सारे जो हम एप्लीकेशन जो है रिसीव करते हैं, पैसा रिसीव करते हैं बैंक के माध्यम से ही करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक को चूज करते हैं, उसमें अकाउंट खोलते हैं और उसमें बैंक को ये जिम्मेदारी देते हैं कि भाई हमारे जो है ये एप्लीकेशन आएंगी, इनको आप प्राप्त करेंगे और जो है पैसा जो है अकाउंट में डालते रहेंगे। ये शेड्यूल बैंक के नाम से जाने जाते हैं, इसको अनुसूचित बैंक के नाम से हम जानते हैं, किसी भी बैंक को हम लेते हैं। तो ये हमारे जो है वेतन का पैसा है, एप्लीकेशन का पैसा है, अलॉटमेंट का पैसा है और जो हमारी कॉल्स का पैसा है, वो सारे पैसे जो है वो प्राप्त करता रहता है और हमारे अकाउंट में डालता रहता है। हम समय समय पे जाएंगे, जाने के बाद उससे जो है एप्लीकेशन है या अलॉटमेंट के है जो भी है उससे जो है उसके जो हमारे पास होता है उसका जो ले आते हैं, अपनी पासबुक में एंट्री करा लेते हैं या हम जो है उससे स्टेटमेंट मांग लेते हैं। दूसरे उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट होता है, सभी इम्पोर्टेंट है हालांकि, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसके बारे में पहले आप जान चुके हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि ये कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स माना जाता है और ये एक सार्वजनिक कंपनी के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो पब्लिक कंपनी को जो है मार्केट से पैसा लेना होता है तो इसके अंतर्गत कंपनी के बारे में सारी चीजें मतलब साफ साफ बतानी होती हैं, कोई भी त्रुटिपूर्ण नहीं हो, कोई भी जो ऐसी ना हो कि भूलवश या किसी तरीके से जो घुमाव फिराव वाली बातें हों, ऐसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के रूप में, दर्पण के रूप में उसमें सारी कंपनी के जो भी हमारी टर्म एंड कंडीशन होती है, क्या करना चाहते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, वो सब चीजें प्रोस्पेक्टस में होती हैं। वो हम जो है आवश्यकता पड़ने पर इसको जारी करते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 70 के अनुसार इसको जो है जारी करना भी अनिवार्य होता है सार्वजनिक कंपनी के लिए। यदि नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो अपनी रिसोर्सेज से कैपिटल इकट्ठी कर रही है तो इसके स्थान पर स्टेटमेंट ऑफ यूज जिसको कहते हैं हम स्थानापन्न कर रहे हो वो जारी करते हैं। लेकिन सामान्यतः पब्लिक में हम जो अपने अंशों को बेचने जा रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस को ही हम जारी करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन जो हमारा बैंक रिसीव करता रहता है उसको जो है हम टाइम टू टाइम जो है बैंक से मंगाते रहते हैं और जो है हम एक उसका जो है अलग से रजिस्टर बना लेते हैं। रजिस्टर में जैसे जैसे एप्लीकेशन आती रहती हैं वैसे वैसे हम उनको चढ़ाते रहते हैं और उसको उसकी राशि भी चढ़ाते रहते हैं, अंशों के बारे में चढ़ाते रहते हैं। और लास्ट हमारा आ जाता है इसके बाद जो हमारे क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। जो लास्ट डेट हमारी क्या होती है, उस लास्ट डेट पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके पश्चात कोई भी एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लास्ट हमारा जो है वो लिस्ट को हम जो है उसको बनाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट आ जाता है ये प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रजिस्टर।
जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं उनको एक हम जो है रजिस्टर में चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद फिर बाद में हम उसी के साथ साथ अलॉटमेंट रजिस्टर भी बना लेते हैं। बहुत बड़ा काम नहीं है तो हम अलग से भी नहीं बनाते, उसी के साथ अलॉटमेंट आगे लिख देते हैं। तो देख लेते हैं कि कितनी एप्लीकेशन हमारे पास आती हैं, हमारे पास जितने शेयर हैं उसी के आधार पर आई हैं तो उसी के आधार पर हम मान लेंगे। और नहीं अगर अधिक आ जाती हैं तो बट नेचुरल हमें वो वापस करने होते हैं। और उसके साथ हम एक जो है जिसको रिग्रेट लेटर के नाम से हम जानते हैं, खेद पत्र के नाम से जानते हैं, एक लेटर बनाएंगे और संबंधित व्यक्ति के पास जो उसका पेमेंट है उसको लगा करके वापस हम कर देंगे। ध्यान रहे 3 महीने के अंदर अंदर अगर हम उसका पेमेंट वापस कर रहे हैं तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती किसी उसमें भी। लेकिन अगर अधिक टाइम पर हम रखते हैं अपने पास तो उसका रेट जो भी हमारे पास होता है सेविंग अकाउंट का वो